तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, सोशियोलॉजी पेपर, तो एसकेएम उदुम का सेमेस्टर 2 का मेजर पेपर 2 आज हम लोग करने वाले हैं। सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशियोलॉजी सेमेस्टर 2 समाजशास्त्र। आप सबको मालूम है, अगस्त कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, ठीक। फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का पिता। अक्सर कई बार आपको कहीं पर भी कोई भी पूछ सकता है कि हु इज नॉन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र का जनक या पिता किनको कहा जाता है? अगस्त कॉम्टे। सबको याद है? नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। चलिए, आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन सोसाइटी। भारत का समाज कैसा है? तो बोलिएगा भैया भारत का समाज बहुत अजूबा है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे विवाह होता है किसके नाम पे? तो जाति के नाम पे, ठीक। हमारे यहाँ पे परिवार रहता है दो तरीके से, एक न्यूक्लियर फैमिली एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार, ठीक है। जिसमें वाइफ खुद, मतलब हस्बैंड वाइफ, दूल्हा दुल्हन, ठीक, मतलब हस्बैंड वाइफ, उसके बच्चे, माता पिता सब रहते हैं साथ में, ठीक। यहाँ के लोग क्या व्यवसाय करते हैं ये सब आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए, रिलेशन भी दो प्रकार का होता है, एक पिता के वंशज से जाना जाएगा, एक माता के वंशज की तरफ से, ठीक। तो एक ये रक्त संबंध एक होता है, एक होता है जिससे हम लोग विवाह करते हैं, तो दो संबंध बनते हैं। तो सब के बारे में इसमें हम लोग पढ़ लेंगे इंडियन सोसाइटी में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेरा ये वीडियो आप देखिए जितना भी देर का है, और आपको अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, आप एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ पढ़ाई कम, और मतलब एकदम घर की तरह मैं बोलचाल की भाषा में बताने का प्रयास करूँगा। पहला है हमारा बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसमें आप जानेंगे जाति के बारे में, ठीक। फिर जाति व्यवस्था में जो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट जानना है आपको क्या? फैमिली, परिवार के बारे में, मैरिज के बारे में, तीनों के बारे में बताया, विवाह, परिवार और जाति। यूनिट 2 है जिसमें आप जानेंगे द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसमें आप गांव के बारे में जानेंगे, शहर के बारे में जानेंगे, ठीक, ग्रामीण और शहरी में क्या अंतर है। फिर दलित और महिलाओं की स्थिति के बारे में जानेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है आपका क्या? चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी, जिसमें आप क्या जानिएगा? तो संस्कृति, ठीक, सेशन, वेस्टर्न और मॉडर्न, तो आधुनिक काल और पुराने ज़माने में लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, हमारा समाज कैसा था, ये सब जानिएगा। फिर जानिएगा आप वुमेन एंड सोसाइटी, महिलाओं के समाज किस तरह से व्यवहार करता है, ठीक है। और राष्ट्रीय एकता के बारे में। चलिए, सबसे पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप में। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? बोलिए भैया। तो जाति व्यवस्था का प्रमुख आधार है जन्म। हम लोग देखिए बोलते हैं कि भाई आप इस जाति में जन्म लिए हैं तो आप इस धर्म के हो गए, ठीक है। आप ब्राह्मण में जन्म लिए तो आप ब्राह्मण हैं, ठीक है। आप शर्मा जी के घर में जन्म लिए तो शर्मा है। अगर आप साहू जी के घर में जन्म लिए तो साहू है। अगर आप महतो के जन्म में जन्म लिए तो महतो है, ठीक है। अगर आप एसटी के घर में जन्म लेते तो एसटी है। एससी के घर जन्म लिए तो एससी है। तो वो जन्म पे आधारित है कि हम किस जहाँ जन्म लेंगे वो हमारी जाति व्यवस्था बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, ठीक है, कि जाति व्यवस्था में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति मुख्यतः किससे निर्धारित होती है? तो जन्म से। जाति व्यवस्था में समाज की स्थिति, जैसे आपके बाप बिजनेसमैन है, ठीक है, तो आपके बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बाप, ठीक है, तो आदमी भी उसका रिस्पेक्ट करता है। अब आप जन्म लिए हैं गरीब घर में, जैसे कि मैं खुद गरीब घर में जन्म था, मेरे बाप का ना बिजनेस है भाई, ना पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ऊपर से तो दारू गांजा वो चलता ही है। मान के चलता हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी कोई कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपके फादर ऐसा है तो भाई आपका तो रिस्पेक्ट मिलेगा नहीं, पहली बात ये है, ठीक। रिस्पेक्ट कमाने के लिए उसको फिर और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। उसको पढ़ना होगा, नाम पैसा इज्जत सब कमाना होगा फिर से। तो बाप से जाना जाता है, ये गलत है, ठीक है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, भले आपका बाप कुछ भी हो,
आपको ये रिस्पेक्ट मिलना चाहिए कि नहीं, लेकिन नहीं, हमारी सोसाइटी में नहीं होता है। ठीक है, तो जाति व्यवस्था में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति किससे जुड़ी होती है? जन्म से। अगर आप पंडित के घर में जन्म लिए हैं, भले ही एक कुछ भी हो, एकदम चोर चपाट हो, चमार जैसा काम करते हो, चोरी चपाटी करते हो, ठीक है, हरकतें करते हो एकदम छिछोरे जैसे, लेकिन आपको रिस्पेक्ट मिलता है। वाई? यू आर ब्राह्मण। लेकिन आज की सोसाइटी में ऐसा नहीं चलता है, प्राचीन काल में ऐसा होता था। ठीक है, नेक्स्ट। उसी तरह कि अगर आप एक दलित के घर में एसटी एससी अगर जन्म लिए हैं, तो आप भले ही बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, आपको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है उतना, साथ में खाने तक नहीं देता है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी पूना पैक्ट में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था कि भीमराव अम्बेडकर दलित हैं और महात्मा गांधी इस बात को मानते थे कि वर्ण व्यवस्था चलेगा। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 गो वर्ण होता है, चारों वर्ण के लोग शूद्र को सबसे नीचे मानते हैं, वैश्य को उससे थोड़ा सा ऊपर, क्षत्रिय और ब्राह्मण को ऊंचा स्थान दिया गया था। तो इस तरह महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर बीच में भी टकराव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो सामाजिक स्तरीय। ठीक है, ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ये सब का उतना रोल नहीं है, फिर भी आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो पढ़िए, और टाइम अगर आप ऑलरेडी पढ़ लिए तो इसको पढ़िए 1 मार्क्स वाला, और यदि कम टाइम है तो फिर यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, पेज नंबर 15 से। टोटल 65 पेज का PDF है ये। पहला हमारा क्या है? इंडियन सोसाइटी में जाति, उसके बदलते आयाम, परिवार और विवाह। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषता तथा बदलते आयाम की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। ओके, नेक्स्ट। तो भारतीय समाज की जो संरचना है, जाति व्यवस्था का बहुत ज़्यादा महत्व है। भारतीय समाज में जाति केवल सामाजिक पहचान का आधार नहीं है, बल्कि परंपरा रूप से व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, व्यवसाय, विवाह और सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करती आ रही है। आधुनिक समय में शिक्षा, औद्योगिकरण, नगरीकरण, लोकतंत्र और संवैधानिक प्रावधान के कारण जाति व्यवस्था का जो रूप है आजकल बदल गया है। नहीं तो पहले, ठीक है, अभी जो जाति व्यवस्था का रूप बदला है किसके कारण? तो संवैधानिक संशोधन के कारण, कानून के कारण, लोगों में जागरूकता के कारण। ठीक है, पहले तो ऐसा नहीं था, तो पहले जाति व्यवस्था बहुत हावी था, हावी। ठीक है, प्रचंड रूप से जाति व्यवस्था चल रहा था यहाँ पे। जाति एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसके जन्म से निर्धारित होती है। ठीक है, परंपरागत रूप से प्रत्येक जाति के अपने सामाजिक नियम हैं, रीति रिवाज हैं, और उनकी वैवाहिक स्थिति भी उसी तरह से होती है। ठीक है, जैसे बोला जाता है कि ब्राह्मण घर में आदमी एक ही बार विवाह करेगा, चाहे उसकी पत्नी विवाह के, मान लीजिए कोई पति है या पत्नी है, अगर उसका बीच में किसी का कुछ हो जाता है तो वो एक ही शादी करेगा। ब्राह्मण में ऐसा है। पहले तो व्यवस्था ऐसी थी कि अब ये व्यवस्था नहीं चलता है, तो ये सब बहुत खराब व्यवस्था था, जाति व्यवस्था। ठीक है, उसके अलावा ब्राह्मण घर में क्या होता है कि आप बच्चे हैं, आपको जनेऊ पहनना पड़ेगा। ठीक है, भले आप उसका कुछ काम नहीं करते हो, लेकिन जनेऊ पहनना पड़ेगा। तो ये सब फालतू के ढकोसले हैं, मतलब माफ़ कीजिएगा, लेकिन ऐसा ओशो का अगर आप लेक्चर सुनिएगा तो ऐसा कहते हैं, मैं किसी जाति व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहा हूँ यार, जाति व्यवस्था मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, चलिए, समाजशास्त्री GS धुर्ये जाति व्यवस्था की अनेक विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। उनके अनुसार जाति व्यवस्था में सामाजिक विभाजन, श्रेणीबद्धता, प्रतिबद्ध और अंतर्विवाह जैसी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जाति व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो ये जन्म पर आधारित होती है। आप जहाँ जन्म लिए उसी घर, परिवार, उसी जाति के माने जाएंगे। सामाजिक श्रेणीबद्धता, यानी कि जातियों में भी उच्च जाति और नीच जाति होता है कि ऊंची जाति के हो तुम, ब्राह्मण और क्षत्रिय ऊंची जाति के हैं। ठीक,
छोटी छोटी जाति घिसटहा जाति माना जाता है, एक दो को बोला जाता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। सब व्यक्ति के कर्म पे आधारित होता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, चाहे कोई भी जाति हो आपका, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर आप बुरे कर्म करेंगे, कोई भी जाति का हो, डजेंट मैटर, आपको सज़ा मिलेगी। आज के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अंतर्विवाह यानी कि इंटरकास्ट मैरिज परंपरागत व्यवस्थित रूप में व्यक्ति को अपनी जाति के भीतर विवाह करने की अपेक्षा की जाती है, परंतु आजकल आप और अगर आपके फैमिली मान रहे तो आप किसी भी जाति से विवाह करें, उससे कोई दिक्कत नहीं। किसी भी जाति को अगर आप और आपके फैमिली एग्री करते हैं, समाज गया भाड़ में, ठीक है, आप शादी कीजिए, ओके। लेकिन हाँ, दोनों की एग्री होनी चाहिए, फैमिली की, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होता है। परंपरागत व्यवसाय यानी कि अनेक जातियों के साथ साथ विशिष्ट व्यवसाय जुड़े होते हैं, जैसे कुम्हार का काम है मिट्टी के बर्तन बनाना, मोची का काम है सिल्ला, तेली का काम है तेल बेचना, ठीक है। उसी तरह से नाई या हजाम का काम है दाढ़ी बनाना, ठीक है। पंडित का काम है पूजा पाठ करना। तो इस तरह से 10-15 को एग्जाम्पल दे दीजिएगा, उसी में एक पेज भर गया। परंपरागत रूप से व्यवसाय करते हैं, हालांकि आधुनिक समय में यह संबंध काफ़ी कमजोर बढ़ गया है, ठीक है। जैसे मैं जाति का तेली हूँ, तो मैं थोड़ी ना अब तेल बेचूंगा, मेरे पिताजी बेचते थे, वो अलग मैटर है, ठीक है। सामाजिक प्रतिबंध भोजन, सामाजिक संपर्क और धार्मिक गतिविधियों के संबंध में विभिन्न जातियों के बीच प्रतिबंध पाए गए हैं, ठीक है। मैंने खुद देखा है अपने गांव में कि जब मेरी दादी थी ना, मेरी दादी अभी भी है यार, दादी, उन लोग देखे हैं कि गांव में छोटी जातियों के साथ बहुत छुआछूत करते थे, ठीक है। तो मैं कई बार बोला भी उनको कि ऐसा क्यों, तो उन लोग बोलते हैं कि छोटी जाति का है, तो छोटी जाति का हुआ तो क्या हुआ। हालांकि उनको अब समझाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 70 साल होने के बाद किसी को क्या समझाइएगा। अब हम लोग को खुद समझना है और हमारे आने वाली पीढ़ी को चेंज करना है, ठीक है। तो जाति व्यवस्था सबके साथ रहिए, मिलते जुलते रहिए। घर जाके मैं भी खाना खाता हूँ उन लोगों का, ठीक है, और खुद के भी घर में। हालांकि अब मेरी फैमिली मतलब मेरे माँ बाप तो समझ रहे हैं, लेकिन मेरी दादी और जो पुराने ज़माने के लोग थे वो अभी भी जाति व्यवस्था का विरोध करते, इसका बहुत समर्थन करते हैं। तो मैं उसको एग्री नहीं करता हूँ अपने दादी बाबा के, ठीक है, बात से। तो आप लोग को भी चाहिए कि समय के साथ बदलाव होना जरूरी है, ठीक है। ये सब निष्कर्ष में निकलना है आपको। जाति व्यवस्था के बदलते आयाम, शिक्षा पर प्रभाव पड़ा और आधुनिक शिक्षा जगत ने रूढ़िवादी यानी कि पुरानी भेदभाव चुनौती दी इसको, ठीक, और सबको समान भावना दिया। नगरीकरण नगरीकरण शहरों में विभिन्न जातियों के लोग शिक्षा और रोजगार के साथ रहते हैं, ठीक, और काम करते हैं। उसमें पारंपरिक सामाजिक दूरी में कमी आई, ठीक है। मान लीजिए आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, दोनों सेम जाति हैं अलग जाति, उससे कोई मैटर नहीं करेगा। अगर सेम पोस्ट में है चाहे अलग पोस्ट में है, ठीक है, मान लीजिए आपका सीनियर है तो आपको तो सर बोलना ही पड़ेगा। तो ये सब फालतू का चीज़ है जाति व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट औद्योगिकरण यानी कि ये तो हो गया। लोकतंत्र लोकतंत्र में देखिए, राजनीतिक व्यवस्था हमारा संविधान ऐसा बोलता है, ठीक है, कि अनुच्छेद 17 है हमारा एक मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया गया है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि तुम डोम हो, तुम घासी हो, तुम चमार हो, तुम तुरी हो, ठीक है, तुम महारा हो, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ऐसा अगर आप बोल रहे हैं तो आपके खिलाफ केस किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं आर्टिकल 17 के तहत, ठीक है। सामाजिक गतिशीलता, आधुनिक शिक्षा, रोजगार, आर्थिक विकास और वर्तमान समय कंप्यूटर का युग है। तो इन सब जमाने में अगर आप जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो आपका सोच बहुत गंदा है दोस्त, ठीक है। तो आज के ज़माने में जाति व्यवस्था का बात मत कीजिएगा। समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवासन हैं और संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत करके बोलते हैं। इसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि कुछ निम्न सामाजिक समूह उच्च सामाजिक समूह की जीवन शैली, रीति रिवाज, धार्मिक प्रथा को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार का प्रयास किया जा सकता है, ठीक है। और एक चीज़ है, हाँ एक चीज़ मैं मानता हूँ, छोटी जातियों को हमेशा शुरू से दबाया गया है, जैसे कि ST और SC को हमेशा से दबाया गया है, इसलिए इनको समाज में संविधान में आरक्षण दिया गया है। क्यों? ताकि ये मुख्य धारा से जुड़ सके। मुख्य धारा किसको बोलते हैं? मेन स्ट्रीम, जो समाज के उच्च जाति के लोग हैं उनसे बराबरी कर जाए,
इसलिए इनको आरक्षण दिया जाता है स्कूल में, कॉलेजों में, ओके, और नौकरियों में। इस सबको लिखना है निष्कर्ष में। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय समाज में परिवार संस्था का अर्थ, प्रकार, प्रमुख विशेषता एवं बदलते स्वरूप की विस्तार से चर्चा करें। तो देखिए, परिवार मानव समाज की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था मानी जाती है। बहुत समय से परिवार बना है, ठीक है। व्यक्ति सामाजिक जीवन परिवार से ही प्रारंभ होता है। बचपन से जब जन्म लेते हैं तो परिवार ही हम लोग का प्रारंभिक विद्यालय माना जाता है। परिवार व्यक्ति के पालन पोषण, सामाजिकरण, भावनाएं, विकास, संस्कृति, ये सब मूल्य सिखाते हैं। और जब हम कहीं जाते हैं तो हमारी पहचान हमारी परिवार से होती है। बोलता है कि लड़का जो है अच्छे परिवार से है, या लड़की अच्छे परिवार से है, संस्कारी है, ऐसा बोलते हैं ना। तो हम लोग शादी विवाह में भी परिवार को देखा जाता है कि भाई उसका फैमिली कंडीशन कैसा है ये बताओ, ठीक है। अब घर जा रहे हैं, किसी को घर में गाली दे के पुकार रहा है, ठीक है, BCMC बोल रहा है, समझ रहे हैं, BCMC गाली है, और BDS के, ठीक है। तो अगर गाली दे दिया जा रहा है तो आपके बच्चे भी गाली देंगे बचपन से ही, ठीक है। तो इसलिए गाली से दूर रहिए, इस सबको मत बोलिए। हाँ, लेकिन ये सब याद रखिए, जब जरूरत पड़ेगा तो कीजिएगा, लेकिन छोटे बच्चों को मत सिखाइए, ठीक है। परिवार का अर्थ, परिवार ऐसे व्यक्तियों का सामाजिक समूह है जो सामान्यतः क्या होता है, परिवार में विवाह के माध्यम से या रक्त संबंध के माध्यम से या गोद लेने से जुड़ता है परिवार, ठीक है। एक दूसरे के प्रति सामाजिक एवं भावनात्मक दायित्व होते हैं परिवार में। परिवार तीन चीज़ों से बनता है। पहला विवाह, दूसरा है रक्त संबंध, तीसरा है गोद लेना या दोस्ती। तीन चीज़ कर दीजिएगा, गोद लेना, चौथा चीज़ दोस्ती। देखिए, या तो वाइफ जो होती है उससे आप विवाह करते हैं, पहला परिवार बनने का नियम क्या है, विवाह करना। दूसरा है नियम कि रक्त संबंध, आपका बेटा हुआ चाहे आपकी बेटी हुई, ठीक है, चाहे आपके भाई हुए, तो वो क्या हुए, रक्त संबंध हुए आपके, ठीक है। तीसरा चीज़, बहुत सारे आदमी बच्चा गोद लेता है, इसको आप दोस्ती में भी बोल सकते हैं, या दोस्ती। दोस्ती, बहुत सारे लोग दोस्त को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं, और देखिए कि बहुत गहरा दोस्ती होता है, ठीक है। तो ये भी परिवार का ही एक अंग है, समझ गए। हाँ, तो परिवार के ये 4 पॉइंट बता दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत की जो पारिवारिक विशेषता है ये इस तरह से। पारिवारिक संबंध का महत्व, भारतीय समाज में व्यक्ति की पहचान, सामाजिक संबंधों पर परिवार का महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। पारंपरिक और संयुक्त परिवार, ठीक है। पारंपरिक संयुक्त परिवार क्या है, जिसमें लंबे परिवार रहते हैं, कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। जैसे राजपाल यादव का आपने वो कॉमेडी मूवी देखा होगा जिसमें बोलता है इस घर में कितने परिवार रहते हैं, तो बोलते हैं कि 10-15 परिवार। हाँ, तो इसको जिला क्यों नहीं घोषित कर देते हो, ठीक है। तो वो परिवार नहीं हुआ, वो तो एक अलग ही लेवल का परिवार है। परिवार का मतलब संयुक्त परिवार, मतलब कि जिसमें आप, ठीक, आपके बेटा बेटी मतलब आपके पुत्र, ठीक, और आपके माता पिता और आपके भाई, ठीक है, भाई की वाइफ, भाई के बेटा बेटी, इतना अगर आदमी रह रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त परिवार, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जेठा भी रहेगा, मतलब बड़े ताऊ भी रहेंगे, छोटे भाई भी रहेंगे, 4-5 फैमिली एक साथ रहेगा तो भाई उतना खाना बनाने में हालत ख़राब हो जाएगा डेली डेली, ठीक है। और खर्चा कौन उठाएगा, इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। इसलिए संयुक्त परिवार क्या चलता है, माँ बाप, बेटा बेटी, खुद हस्बैंड वाइफ और भाई और उसकी बहन, मतलब बहन तो चली जाती है ससुराल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है सहयोग की भावना। अच्छा, वहीं पे एक लिख दीजिएगा, संयुक्त परिवार। अभी हम लोग चलेंगे। सहयोग की भावना, परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी सहयोग होता है। अगर किसी को कुछ हो जाता है तो परिवार के अन्य सदस्य उसका साथ देते हैं, ठीक है। भले आप गलत करते हो लेकिन आपके परिवार के सदस्य फिर भी आपके सपोर्ट में लेंगे, ये परिवार की खासियत है दोस्त, ठीक है। चलिए, परिवार के प्रमुख प्रकार, तो संयुक्त परिवार सबसे पहला है, संयुक्त परिवार, ठीक है। इसमें मैंने बता दिया कि आप खुद, आपके बच्चे, आपके माता पिता, भाई, ओके, बहन और भाई की वाइफ, उसके बच्चे, और आपकी बहन शादी होने के बाद कभी कभी आती हैं तो दोनों को ही मिलके हैंडल करना, इसको संयुक्त परिवार बोलते हैं। माँ बाप को साथ में रखना,
ठीक है। आजकल देखते हैं हम बहुत जगह कि माँ बाप को पारी बांट देता है कि 10 दिन उसके घर में खाओगे बड़का के घर में, 10 दिन छोटका के घर में खाओगे, फिर 10 दिन उसके घर में खाओगे। पारी बांट दिया है, अरे यार ठीक है। तो ये चलता है परिवार पारी बांट के खिलाना कि ये इतना दिन इसके घर साइड में खाएगी, इतना दिन इसके घर के साइड में। ठीक है। मालूम नहीं, ये सिस्टम तो आजकल बना दिया गया है। एकल परिवार ये गलत है, इस सिस्टम को फॉलो नहीं करना है आपको। एकल परिवार या नाभिकीय परिवार, न्यूक्लियर फैमिली जिसको बोलते हैं, इसमें पति पत्नी और उसके जो बच्चे होते हैं वो बस, उसमें भी बच्चों का विवाह नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे विवाह कर लिए तो फिर वो अलग हो जाएंगे। न्यूक्लियर फैमिली उसी को कहते हैं। ठीक है। भारतीय परिवार में परिवर्तन का कारण, तो कुछ लोग आजकल शहर में रह रहा है, तो सिंपल सी बात है, शहर में रहेगा तो खुद रहेगा, वाइफ रहेंगे और उसके बच्चे रहेंगे, माँ बाप तो रहेंगे ही नहीं। माँ बाप को अगर ले गए शहर में भी तो आप न्यूक्लियर फैमिली नहीं, बल्कि वो जहाँ माँ बाप आ गए तो वो आपका जॉइंट फैमिली हो गया, जो कि बेटर कहलाता है। औद्योगिकरण, ठीक, आदमी शहर की ओर दौड़ने लगा, रोजगार मिलने लगा, जहाँ रोजगार मिलेगा वहीं पे बसने लगा। शिक्षा, ठीक, शिक्षा ने महिलाओं और युवाओं को सामाजिक भूमिका तथा निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित किया है। ठीक है। महिलाओं की रोजगार में भागीदारी, व्यक्तिवाद का विकास, आदमी थोड़ा सा स्वार्थी हो गया और अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगा। ठीक, अपने फैमिली के बारे में कम सोचता है। भारत के परिवार की बदलती स्वरूप, ठीक है। तो आजकल मैक्सिमम आदमी परिवार न्यूक्लियर फैमिली बना रहा है। निष्कर्ष लिख दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत समाज में विवाह संस्था का अर्थ, प्रमुख विशेषताएं, प्रकार तथा बदलते स्वरूप के बारे में बताना है। तो बताना है विवाह का अर्थ क्या होता है। विवाह, ठीक है, क्या होता है विवाह? तो विवाह एक सामाजिक स्वीकृति है, समाज के द्वारा दी गई एक स्वीकृति है। ठीक है। कौन देता है स्वीकृति? समाज। ठीक है। इसके माध्यम से दो व्यक्ति के बीच पारिवारिक और सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। विवाह के माध्यम से परिवार और रिश्तेदार की व्यवस्था आगे बढ़ती है। ठीक है। फिर क्या होता है उसके बाद? विवाह की प्रमुख विशेषता है सामाजिक स्वीकृति, यानी कि समाज उसमें एग्री करता है और उसमें भी बहुत सारा कंडीशन रहता है। कोई लव मैरिज करता है, कोई अरेंज मैरिज करता है, कोई भाग के विवाह करता है, तो जिसको जैसा मर्जी ठीक है। कोई कोर्ट मैरिज करता है, ये सब लिखना है आपको। परिवार की स्थापना, विवाह करने के पश्चात एक नया परिवार बनता है, फिर बच्चे होते हैं। ठीक है। फिर बच्चे के बच्चे होते हैं और इस तरह से मनुष्य का क्या होता है, फैमिली आगे बढ़ता है। रिश्तेदार की विस्तार, विवाह के माध्यम से नए परिवार एवं रिश्तेदार संबंध। देखिए अब जैसे लड़की के साइड से जो है वो लड़की का भाई बहन वो सब का रिलेटिव भी आपका रिलेटिव बन जाएगा, तो ये रिश्तेदार का क्या होता है, विस्तार होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक परंपरा का पालन करना। भारतीय विवाह में विभिन्न धार्मिक रीति रिवाज संस्था का ये सब पालन किया जाता है, जैसे तीज का त्यौहार हो गया और भी बहुत सारे त्यौहार हैं। ठीक है, ये सब। और परिवार में केवल हस्बैंड और वाइफ ही नहीं बल्कि भाई के लिए भी त्यौहार है, जैसे कि रक्षाबंधन है, कर्मा का पर्व है। ठीक है। कर्मा, जितिया, जितिया हस्बैंड के लिए होता है। ठीक है। कर्मा भाई के लिए होता है। विवाह के प्रकार, तो एक विवाह एक समय में एक व्यक्ति का एक ही जीवन साथी होना एक विवाह कहलाता है। और आजकल 95% बोलिएगा जिसमें एकल विवाह होता है। 5% में वो लोग आते हैं जिसके डिवोर्स होते हैं या फिर किसी कारणवश दो विवाह करना पड़ता है या फिर बहुत सारे रीजन रहते हैं, जैसे कि इस्लाम धर्म में 2-3 विवाह करते हैं उन लोग। ठीक है। तो 95% लोग एकल विवाह करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बहु विवाह। आपने सुना होगा कि आपके दादाजी बाबाजी दो दो को तीन तीन को मेहरारू रखते थे ना, कि उसका मेरे खुद दादाजी 2 को विवाह किए थे यार। एगो भाग गई, एगो फिर बाद में जो रही वो मेरी दादी है। ठीक है। तो पहले का आदमी, एक चीज़ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि पहले का आदमी ससुर क्या था। ठीक, कि उन लोग जहाँ गया तो वहाँ पे दान में दे दिया कि लो हम मुँह खोती खैनी खिला दिया तो वो ज़मीन में दान दे दिया। लो, खैनी खिलाने के नाम पे कौन ज़मीन दान देता है यार। इतना ज़्यादा ज़मीन था कि आदमी दान फिरते फिरता था। नचनी देखने गया तो उस वहाँ पे दान दे दिया। लो, तो अजीब अजीब वहाँ पे आदमी पहले दान देता था ज़मीन। ठीक है। और इसी से
शादी का रिश्ता भी वहाँ पे जुड़ जाता था। पहले सुने होंगे कि बचपन में जब बेटा बेटी जन्म लेता था तो रिश्तेदार दोस्त लोग आपस में इसका छोटा में ही बाल विवाह करवा दिया जाता था, फिर बाद में विवाह होता था। तो ये सब भी आपको बताना है कि विवाह का ऐतिहासिक क्या है और वर्तमान में क्या होता है। बहुपत्नी विवाह में क्या होता है कि एक पुरुष कई पत्नियां रखता है, 2 या 3। ठीक है, इस्लाम धर्म में काफ़ी ज़्यादा चलता है। अंतर विवाह मतलब यार ये सब फालतू है ना, सोच के भी देखिए कितना बकवास लगता है। तो ये सब आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर विवाह और ये सब से दूर रहना है। अंतर विवाह क्या है? किसी निश्चित सामाजिक समूह के भीतर विवाह करना अंतर विवाह कहलाता है। ठीक, बहिर्विवाह किसी निश्चित समूह रिश्तेदारी की सीमा से बाहर जाके विवाह करना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अंतरजातीय विवाह भी। ठीक है, अपने जाति से बाहर जाके विवाह करना। ओके, फिर आता है भारत में विवाह आधुनिक परिवर्तन। तो विवाह की आयु में वृद्धि की गई, अभी 18 वर्ष न्यूनतम है, लड़की की उम्र 21 वर्ष, लड़का की उम्र। इसमें मैं जोड़ता हूँ 3-3, यानी कि 21 साल में लड़की का विवाह कर लेना चाहिए, 21 से 24 के बीच में लड़की का विवाह हो ही जाना चाहिए। ठीक है, 21 से 24 के बीच में लड़की का विवाह कर ही लेना चाहिए, यदि कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो तो। लड़का का विवाह इसमें 3 जोड़िए, तो 24 से 27 के बीच में लड़का का विवाह कर लेना चाहिए। मेरा यह, मैं 25 साल में विवाह किया हूँ, मेरी एज है 25। ठीक है, तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप इस एज को ध्यान में रखिए। लड़की 21 से 24 के बीच में विवाह कर लीजिए, बॉयज़ हैं तो 24 से 27 के बीच में आप विवाह कर लीजिए। और एज डिफरेंस ज़्यादा मत रखिए। मैंने देखा है, पहले देखिएगा एज डिफरेंस, जैसे लड़की की उम्र है 22, मान के चलिए 18 साल, 19 साल, चाहे 21 साल, लड़का उम्र 32 साल, 33 साल, बूढ़ा जाता है लड़का, फिर भी इतना एज डिफरेंस के बीच में शादी विवाह, फिर बाद में उन्हीं लोगों का डिवोर्स होता है। ज़्यादा एज डिफरेंस रहता है तो डिवोर्स होता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल आप सोच के देखिए, आपका जो सोचने की शक्ति है, क्षमता है, आपसे 10 साल वाले के साथ आपका मैच खाएगा? नहीं खाएगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल मानते हैं भाई, ठीक है, उसके साथ आप दोस्ती हो। अब आपसे 10 साल छोटा है, उसके साथ आपका अंडरस्टैंडिंग मैच ही नहीं खाएगा। सोच के देखिए, आज आप अपने से 10 साल बड़े के साथ उस तरह से दोस्ती नहीं रख पाइएगा जिस तरह से अपने लेवल के आदमियों के साथ रख पाएंगे। ठीक है, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा तो चलेगा, लेकिन उससे 10-10 साल का एज डिफरेंस रखिएगा तो ये मैटर सूट नहीं खाता है ना। चलिए, करने का तो कुछ भी कीजिएगा, लेकिन एक सूटेबल रहेगा वो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, भारतीय विवाह में आधुनिक परिवर्तन। इसमें विवाह की आयु में वृद्धि हुई, शिक्षा का प्रभाव हुआ। पहले लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाता था, अब पढ़ने दिया जाने लगा है। ठीक है, पहले अंतर्जातीय विवाह को सम्मान नहीं मिलता था, अब सम्मान भी मिलने लगा है, कानून भी सहायता दे रहा है। ठीक, जीवन साथी के चयन में परिवर्तन। पहले व्यक्ति अपने माता पिता के इससे चुनता था विवाह, और आजकल स्वयं के मर्जी से चुनता है। ठीक है, विवाह और कानून, तो कानून सपोर्ट करता है, लेकिन हाँ एक चीज़ बता दीजिएगा, कुछ लोग विवाह दहेज ये जो प्रथा चला है इसको भी फॉलो करते हैं, हालांकि ये नहीं करना है फॉलो। ओके, नेक्स्ट, अगला है भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के बदलते आयाम की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, किस तरह से आयाम बदल रहा है। शिक्षा सबसे बड़ा रोल है। संविधान अनुच्छेद 17 इसकी देता है हमें स्वतंत्रता। जन्म आधारित स्थिति में परिवर्तन, पारंपरिक व्यवसाय में परिवर्तन कर सकता है कोई भी व्यक्ति। ठीक, शिक्षा का प्रभाव रहा, नगरीकरण, औद्योगिकरण का प्रभाव रहा, लोकतंत्र और जाति का प्रभाव रहा, संवैधानिक प्रभाव रहा, संस्कृतिकरण का प्रभाव रहा, जाति और आधुनिक राजनीतिक, जाति व्यवस्था की वर्तमान इस तरह से बसा। पांचवा क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, अब आता है यूनिट 2 जिसमें हम लोग गांव शहर इस सब के बारे में जानेंगे। बट उससे पहले मैं ऐप के बारे में बता देता हूं आपको। जो लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल नहीं किए, इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी पेपर का नोट्स मिलेगा, सभी मतलब सभी, हाँ, सेमेस्टर 2 का नहीं, कंप्लीट ग्रेजुएशन का नोट्स यहाँ पे आपको दिया जाएगा। भैया कितना लीजिएगा? 60 रुपया। कितना दिन तक एक्सेस रहेगा? तो 4 साल तक एक्सेस रहेगा। ठीक है, ये ऐप है ज्ञान सागर, इंस्टॉल कर लीजिएगा ज्ञान सागर ऐप,
और ज्ञान सागर चैनल दोनों सेम है। इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जोहार आएगा, पढ़ो अपने हक के लिए लड़ो, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा, फिर आपका ऐप खुल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक कीजिएगा क्रिएट एन अकाउंट पे। ओके, तो यहाँ से आपको नाम और फ़ोन नंबर डालने का आएगा, फुल नेम और फ़ोन नंबर डालिएगा। फिर से आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पे तो क्या होगा, OTP आएगा, OTP डालिएगा, आपका ऐप खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको डालना है ऑल कोर्स, आ जाना है ऑल कोर्स में। जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपका सभी कोर्स खुल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ से SKMU दुमका का कोर्स लेना है, बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, 60 रुपया पेमेंट करना है, हो जाएगा। जो लोग फ़ोन पे नहीं चलाते हैं QR कोड मिलेगा, किसी दोस्त को भी पेमेंट करने बोलिएगा तो यहाँ पे आपका QR कोड से पेमेंट हो जाएगा। ये कोर्स आपका 4 साल के लिए फ्री हो जाता है, सिर्फ 60 रुपया में 4 साल फ्री, मतलब 4 साल का ट्यूशन फीस सिर्फ 60 रुपया। हाँ, पेमेंट करने के बाद स्टार्ट लर्निंग लिखाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ऐप ओपन हो जाएगा इस तरह से। अब आप जो भी मान के चलिए आपको सेमेस्टर 5 का पढ़ना है, पढ़ सकते हैं 5 का। ठीक है, सेमेस्टर 2 का पढ़ना है, पढ़िए, नीचे में सेमेस्टर 2 इस पर क्लिक कीजिए, सब सेमेस्टर यहाँ पे अपलोड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सब मिलेगा। सेमेस्टर 2 पे क्लिक कीजिएगा। अब आपको जो पेपर पढ़ना है पढ़िए, लेकिन उससे ये यहाँ पे 2 को मिलेगा, एक ओल्ड कोर्स एक न्यू कोर्स। तो न्यू वाले पे क्लिक कीजिएगा, 25 29 ऑनवर्ड, मतलब 25 29 26 30 और आने वाले सभी के लिए इस पर क्लिक करना है। अब मेजर पेपर पढ़िए, SC पेपर पढ़िए, AV पढ़िए, MDC पढ़िए, SEC पेपर, सोशल अवेयरनेस। अच्छा, ये AV पेपर का एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, बाकी सब का होगा। तो यहाँ पे मान के चल दिए आपको सोशल अवेयरनेस का पेपर पढ़ना है, इस पर क्लिक कीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा, सिलेबस है, यूनिट 1 ऑब्जेक्टिव, यूनिट 2 ऑब्जेक्टिव, यूनिट 1 का नोट्स और यूनिट 2 का सब्जेक्टिव नोट्स, तो सब यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा, सब कुछ सिर्फ 60 रुपया में। और व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो PDF खुल जाएगा। उसके बाद ये तीर का निशान आएगा, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF आपके फ़ोन पर डाउनलोड हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन आता है नेक्स्ट हमारा, भारतीय समाज की संरचना एवं संगठन की प्रमुख विशेषता की व्याख्या कीजिए। गांव, कस्बे, शहर तथा ग्रामीण नगरीय समाज के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। देखिए, एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, प्रत्येक यूनिट का जो पहला और दूसरा क्वेश्चन रहता है, पहला और दूसरा क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, प्रत्येक यूनिट का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन कीजिए, बाकी क्वेश्चन अगर मिलता है तो टाइम सबको कीजिए, लेकिन टाइम नहीं मिलता है तो कम से कम हर एक यूनिट का 2 क्वेश्चन करके जाइए। ठीक है, चलिए, और सब कर लीजिएगा तो फिर एग्जाम में तो क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। ये PDF में वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन अगर आपको सभी PDF चाहिए एक साथ, सिर्फ 60 रुपया खर्चा करो, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि 6,000 रुपया ले लूँगा आपका 4 साल का ट्यूशन फीस, ले सकता था 6,000, लेकिन मैं कितना ले रहा हूँ, 60 रुपया, ताकि हर किसी को फ़ायदा हो। 60 रुपया में मेरा है, कंपनी का हिस्सा है, ठीक है, प्रेरणा जो काम करती है उनका हिस्सा है, और इतना आदमी मेहनत करेगा तो 60 रुपया नहीं कमाएगा, बताइए तो यार। खैर, ठीक है, बाय, नमस्ते, जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, और बाकी PDF जिनको चाहिए वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये टोटल 65 पेज का PDF है, आपको इसी तरह से PDF मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। ऑब्जेक्टिव उसमें भी मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव होने का है। ठीक है, जैसे कि SEC पेपर हो गया, सोशल अवेयरनेस का पेपर हो गया, AEC पेपर हो गया, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो गया। ओके दोस्तों, बाय, जोहार।